हमें पता चला है कि एक बार आप एंटी करप्शन के वजीर के पास भी गए थे। हाँ, वो बस जिसमें ऐड आती थी अखबार में तो कोशिश करते थे कि भाई हो सकता है मिल जाए, क्योंकि शुरू से पता है कि सिफारिश या पैसों के अलावा नौकरी नहीं मिलती यहाँ पर सिंध में खास तौर पर। एंटी करप्शन के थे अब्दुल हक भुट्ट साहब मरहूम, बड़े अच्छे आदमी थे। कमरे में अकेले में जाके मरहूम में अब तो, लेकिन सच्चे आदमी थे। उन्होंने सच कहा यार तुमने अप्लाई तो किया है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है नौकरी देने। अच्छा, फिर एक बार आप हजार खान बिजारनी साहब का वो थे वर्क सर्विसेज के मिनिस्टर थे उस दौर में। मुझे तो पहचान रहे थे, बोला यार आप नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा क्यों सर, मेरे शक्कर में पेट्रोल पंप चल रहे हैं। स्टाफ के कोई आदमी था, उन्होंने कहा भाई मीर साहब से प्यार करते हैं और ये फ़ोन भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अगले हैं ना जो ऑर्डर निकालेंगे उनको कुछ मिलेगा तो वो कुछ काम करेंगे। आपको कभी ख्वाहिश हुई है कि सियासत करूं, सियासत में जाऊं? सर यहाँ नहीं कर सकते सियासत। जेल से डर रहे हो? नहीं, जेल से तो क्या, कुछ करेंगे तो जेल जाएंगे ना। 2 करोड़ रुपए एक जॉब के लिए? एक जॉब 17 ग्रेड की? जी 17 ग्रेड की। ये इसमें कोई सदाकत भी है या इल्जामात है? जरूर बड़ी अकरबा परवरी चल रही है, पैसे भी चल रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं चेयरमैन है या कोई भी है, उनको पता है कि हम 2 साल 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद हम फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे, तो कुछ पैसा तो बना लें। क्या जरदारी साहब में उम्मीद नहीं है? असफ जरदारी साहब तो बस किंग मेकर है ना वो, तो उनकी एक निगाह बादशाह बना देती है। डॉक्टर कयूम सुमरो को एडवाइज़र बना दिया अपना। किसी तरह जरदारी साहब तक पहुंचना चाहते हैं आप? तो हाजी अली हसन जरदारी तक पहुंचे, उन्होंने ही मायूस किया तो वो क्या करें। उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूँगा, मैं खिराती दारा खोला भाई, चलो जाओ। नहीं, आप फर्ज करो उन्होंने बुला लिया तो आप क्या कहेंगे? पहले पहले क्या बात करेंगे? तो यही कहूँगा कि सर मुझे भी डॉक्टर कयूम सुमरो को एडवाइज़र रखा था, मुझे भी रख दे। कि जरदारी साहब के बाद उसकी बहन जो है सिंध गवर्नमेंट के मामला देख रहे हैं, मैडम फरियाद तालपुर, वो फिर बुला ले तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। क्या जिंदगी बनेगी? उनका ही एडवाइज़र बन जाऊँ फिर भी अच्छा है। तो कहते हैं कि उनके जो अड़ोस पड़ोस होते हैं फिर वो पर्स भी उठाते हैं, उनकी चीज़ें उठाते हैं, फिर आप उठाएंगे? सर बिल्कुल, मैं तो पर्स क्या मतलब कचरा भी उठाऊंगा। वो जो टिश्यू पेपर फेंकेंगी, वो भी कचरा, टिश्यू पेपर जो फेंकेंगे ना वो भी खोलेंगे, उसमें 5-5 हज़ार के नोट निकलेंगे। सीएम से मुलाकात की ख्वाहिश है? सीएम साहब एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, कैसर खान निज़ामानी साहब की वालदा फौत हो गई थी, उनके ताज़ियत के लिए आए थे। नासिर शाह साहब भी उनके साथ थे, हम भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने नासिर शाह साहब को कहा, उनको मास्क लगा हुआ था, तो जैसे ही वो दुआ के बाद ना बिरयानी उन्होंने रखी सबके लिए, तो मैंने नासिर शाह साहब को कहा, मैंने कहा सर मास्क हटाएंगे या ऐसे ही खा जाएंगे। तो सीएम साहब ने भैया तुमसे बड़ा फ्री है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? नासिर शाह ने कहा असल में मैंने इसको नौकरी नहीं दी थी इसीलिए बोल रहा है। मैंने कहा सर अब मुझे नौकरी चाहिए भी नहीं, ओवर एज हो गई है। तो मुराद अली शाह साहब बोल रहे हैं चलो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट मैं देता हूँ, नासिर शाह नौकरी तुम दे दो, इसको दे सकते हो? उसने कहा नहीं सर, बोला सीएम के हाथ में नहीं है नौकरी देना। सर मौलाना साहब है असदुल्ला खोड़ो साहब, वो तो मजहबी रहनुमा हैं, वो आजकल कॉमेडी कर रहे हैं और कॉमेडी इतनी उसकी कामयाब हो गई है कि आप सारे मज़ा आर्टिस्ट उनके पास चले गए हैं कि भाई ये क्या कौन सा धंधा कर रहे हैं आप? मुझे फ़ोन किया, मैं नमाज पे गया हुआ था, मौलाना असदुल्ला खोड़ो ने, तो मेरी वाइफ ने फ़ोन अटेंड किया, देखा असदुल्ला खोड़ो लिखा हुआ है। मौलाना असदुल्ला खोड़ो ने कहा, लेडीज़ की आवाज़ सुने तो वो थोड़ा घबरा गया। सिर्फ उसने ये कहा सोहराब कौन है छा, सोहराब कहाँ है? उसने कहा वो नमाज पे गए हुए हैं। अच्छा नमाज भी पढ़ता है क्या? मेरी बीवी ने कहा जाहिर है उनका काम आपने शुरू कर दिया है तो आपका काम उन्होंने शुरू कर दिया है। अच्छा सही, आपने अपने नौकरी के बारे में बताया कि आपने किसी को नहीं छोड़ा। हमें पता चला है कि एक बार आप एंटी करप्शन के वजीर के पास भी गए थे और मीर हजार खान बिजारनी साहब के पास भी गए थे, ये भी हमें बता दें। हाँ, वो बस जिसमें ऐड आती थी अखबार में तो कोशिश करते थे कि भाई हो सकता है मिल जाए, क्योंकि मैं ये सोचता था, सब यही कहते थे कि यार आप आर्टिस्ट तो हो बहुत अच्छे, ये एक फॉर अ टाइम बीइंग आर्टिस्ट होता है, वो एक 10 या 15 साल 20 साल ज़्यादा चलेगा, उसके बाद फिर तुम क्या करोगे? ना तुम्हारे पास कोई कारोबार है, नौकरी होगी तो कम से कम ये होगा कि पेंशन मिल जाएगी या एक सैलरी मिल जाएगी, किचन तुम्हारा चलता रहेगा। तो इसलिए मैं कोशिश करता था कि सब मिनिस्टरों के साथ मिलता भी था कि भाई नौकरी अप्लाई किया हुआ है अब तो मुझे कुछ कर दें, क्योंकि शुरू से पता है कि सिफारिश या पैसों के अलावा नौकरी नहीं मिलती यहाँ पर सिंध में खास तौर पर। एंटी नार्कोटिक्स का मिनिस्टर था या एंटी करप्शन के थे अब्दुल हक भुट्ट साहब मरहूम, बड़े अच्छे आदमी थे, बड़े पोलाइट। हाँ, बहुत अच्छे। तो मैंने कांस्टेबल की जॉब आई एंटी करप्शन में, मैंने कहा एंटी करप्शन में लग जाऊँ, इंटर बेस पे मेरी तो मास्टर्स की हुई है, मैंने अप्लाई कर दिया। इनके पास जाया सर, मैंने सर अब्दुल हक भुट्ट साहब ऑफिस चले गए अलीगढ़ में दोनों, तो अलीगढ़ अरे यार तुम कहा अरे सर अप्लाई किया हुआ है आपके महकमे में कांस्टेबल के लिए, तो आपके पास आए हैं कि आप कुछ मेहरबानी कर दें। बोला नहीं बिल्कुल तुमको नहीं मिलेगी नौकरी, किसको मिलेगी? अलीगढ़ तो मैं। उसने कहा सर मुझे नहीं चाहिए, मैं इससे सही हूँ, क्योंकि ना ही मेरी इतनी क्वालिफिकेशन है, इसको दे दें, ये मैं जर्नलिज्म में निभागा, इसको दे दें। तो उसने कहा ऐसा करो तुम दोनों मेरे फेवरेट हो, रात को मेरे बंगले पर आओ, डिनर करेंगे साथ में, बाकी बातें वहाँ करेंगे। मैंने कहा ठीक है। रात को भाई उनके बंगले पर चले गए, पता करते करते
उनके ड्राइवर से नंबर ले लिया कि भाई एड्रेस बता दें। रात को पहुँचे, उनके साथ खाना खाया। उन्होंने कहा भाई आओ मेरे साथ कमरे में, अकेले में जाके मरा हूँ मैं अब तो, लेकिन सच्चे आदमी थे। उन्होंने सच कहा यार तुमने अप्लाई तो किया है लेकिन मेरे हाथ में नहीं है नौकरी देने। अब्दुल्ला भुट्टो साहब, सूबा वज़ीर एंटी करप्शन ने आपको कहा कि आपने अप्लाई किया है लेकिन लेकिन मेरे हाथ नौकरी में देना मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा सर फिर आप तो मिनिस्टर हैं। बोला हाँ मिनिस्टर हैं लेकिन मेरे हाथ में नहीं है। मैंने कहा सर फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। बोले इस्तीफ़ा भी जरदारी साहब नहीं देने दे रहा। मैंने कहा क्यों? तो आसिफ साहब ने कहा है अगर तुम इस्तीफ़ा दे दोगे MQ वाले बोलेंगे हमें दे दो, क्योंकि कोalition गवर्नमेंट थी उनकी। वो बोलेंगे हमें दे दो ये मिनिस्ट्री, इसलिए तुम बैठे रहो। मैंने कहा सर नहीं होगा। बोला नहीं कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है। बाहर निकल के फिर अलीगुल ने मुझे लानते दी। बोला लानती यहाँ से भी काम नहीं हुआ तेरा तुम्हारा पाँव कोई बाहर, ये पता नहीं क्या जैसे बोलते हैं ना, पाँव पेर गरवाता जो वो डम फट यार हूँ तो को खुड़िए के कुछ कसम न तो दे यार मिनिस्टर न तो दे, मिनिस्टर नहीं दे रहा है। अच्छा फिर एक बार आप हजार खान बिजारानी साहब का। जी मीर हजार खान बिजारानी साहब बड़े अच्छे आदमी और नफीस इंसान, नफीस, हमारे से बहुत प्यार करते थे और हमें बड़े इंग्लिश लतीफ़े भी सुनाते थे, क्योंकि वो भी बाहर के पढ़े हुए थे। और बोलते थे यार तुम्हारी कॉमेडी में जो है ना वो रिफाइंड कॉमेडी होती है जो हम पसंद करते हैं जिस लेवल की। वो थे वर्क सर्विसेज के मिनिस्टर थे उस दौर में। सखर में जॉब्स आई हुई थी क्लर्क, जूनियर क्लर्क के। तो मैंने जूनियर क्लर्क के लिए अप्लाई कर दिया, तो इंटरव्यू भी हो गया सखर में। वहाँ पर कोई इंजीनियर थे जो इंटरव्यू ले रहे थे, मुझे तो पहचान रहे थे। बोला यार आप नौकरी कर रहे हैं, आपको नौकरी क्या ज़रूरत है? मैंने कहा क्यों सर मेरे सखर में पेट्रोल पंप चल रहे हैं मुझे नौकरी की ज़रूरत नहीं, गरीब आर्टिस्ट आदमी। बोला हाँ अच्छा ठीक है यार, लेकिन ये है कि अगर मीर साहब फ़ोन कर देना, तुमसे प्यार भी करता है, तुम्हारे साथ फ़ोटो भी देखे हैं हमने बड़े, वो कर देना फिर तुम्हारा हो जाएगा काम। वहाँ से मुझे पता चला वर्क्स एंड सर्विसेज की ऑफिस से कि ऑर्डर में मैं ही दूंगा। हाँ मीर साहब मुझे फ़ोन मिनिस्टर देगा। मैंने कहा फिर तो मसला ही नहीं है। हम दोनों चले गए उनकी ऑफिस। तो वहाँ पर एक आदमी ने मुझे कहा कि भाई, मीर साहब के स्टाफ के आदमी ने, स्टाफ के कोई आदमी था, उन्होंने कहा भाई मीर साहब से प्यार करते हैं और ये फ़ोन भी करेंगे, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो अगले हैं ना जो ऑर्डर निकालेंगे उनको कुछ मिलेगा तो वो कुछ काम करेंगे, नहीं तो कोई ना कोई उनको मसला हर्डल बता के आपको नहीं मिलेगी नौकरी। मैंने कहा यार पैसे लेंगे कोई? बोला हाँ, हालांकि मीर साहब नहीं लेते पैसे ऐसे, उनको माशाल्लाह ज़मींदार आदमी है, सरदार आदमी। मैंने कहा यार यहाँ से भी काम नहीं है। बोला नहीं होगा। वहाँ से भी नहीं मिली नौकरी। फिर जाम सैफुल्लाह धारेजो साहब इरीगेशन मिनिस्टर थे, नौकरियाँ में बहुत दी उन्होंने। वहाँ पर मैंने अप्लाई किया, इरीगेशन सखर में भी अप्लाई करके यहाँ डिफेंस वाले बंगले में गया उनके पास। मैंने कहा सर ये मैंने अप्लाई किया है। बोला अप्लाई तो किया, तुम कहाँ के हो? मैंने कहा सखर के। उसने बोला मैं तो फिर पन्नू वाकल का हूँ। मैंने कहा सर आप मिनिस्टर पूरे सिंध के हैं या पन्नू वाकल के हैं? सर पूरा मिनिस्ट्री सिंध की है ना, सूबाई वजीर हैं आप तो। नहीं तो उसने कहा मैं तो फिर अपने तक वालों को दूंगा ना, जो वोट मुझे वो देते हैं। मैंने कहा सर वोट तो देते हैं लेकिन मुझे लगता है कि इस बार आपको टिकट भी नहीं मिलेगा। वोट तो दूर की बात। और यही हुआ, दूसरी बार उनको टिकट भी नहीं मिला जहाँ विक्रम धारेजो को दिया। बददुआ तो नहीं लगी? पता नहीं आर्टिस्टों में बददुआ तो लगती है ना? लगती है, लेकिन ये सिंध हुकूमत को चाहिए कि जितने भी आर्टिस्ट हैं पढ़े लिखे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको गवर्नमेंट जॉब देनी चाहिए। उनको कम से कम उनके किचन का खर्चा तो बाहर, किचन का खर्चा चले। प्रोग्राम आखिर में ज़िंदगी के हिस्से में हम देखते हैं आर्टिस्ट बीमार होते, सारे आर्टिस्ट अपीलें करते हैं इनका इलाज कराओ, इनका इलाज कराओ। ये तो अच्छा हुआ अल्लाह की तरफ से हमें ये खिड़कियाँ खोल के दी, यूट्यूब की, फेसबुक की, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये थी ना, ये तो पहले तो नहीं थी। जब ही हमारे सारे आर्टिस्ट बेचारे कसम पुरसी की हालत में मर गए। आपको पता है अनवर सोलंकी साहब लेजेंड आर्टिस्ट थे, हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। जी हाँ। अपना घर नहीं था उनका कराची में, अपना घर नहीं ले सके, किराए के फ्लैट में रहते थे। आपको अपना घर है अभी? माशाल्लाह मेरा तो अपना घर है, गाड़ी है। तो गुजर सफ़र हो रहा है आपका? गुजर सफ़र अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। ये जो खिड़कियाँ खोली है ना, अल्लाह ने दरवाजे खोले हमारे लिए। सरकारी नौकरी आप इसलिए तो नहीं करना चाह रहे थे कि ऊपर की कमाई जो है मथी कमाई खपे? ऊपर की कमाई तो मैं ना वो रिश्वत देता हूँ ना लेता हूँ, देने वाले पे लेने वाले पे लानत भेजता हूँ। लेकिन मैं तो ये कहता था भाई नौकरी हो जाएगी, चलो टीचर ही हो जाऊँ मैं कहीं पर। साईं सरदार शाह तो अब बने तालीम के वज़ीर, पहले भी थे, या उससे पहले कल्चर मिनिस्टर थे। उसको ज़िया हसन लंजार साहब है ना जो अब होम मिनिस्टर हैं, उस वक्त MP थे वो सिर्फ। साईं सरदार शाह की बर्थडे थी 4 दिसंबर को, वहाँ उन्होंने प्रोग्राम करवाया था लियाकत लाइब्रेरी में। तो प्रोग्राम में हमने साईं सरदार शाह को जैसे बोलते हैं, मजाक करते हैं उनके साथ, बड़ी उनको अलीगढ़ और मैंने बड़े उनके चर्चे लगाए। तो जब बाहर निकले डिनर लगा तो वहाँ साथ में जा रहे थे, तो ज़िया हसन लंजार साहब ने कहा सरदार शाह को, बोला ये तुम्हें बड़ा ये निशाना बना रहे थे, समझ रहे हो क्यों बना रहे थे? उसने कहा नहीं। बोला इसलिए कि तुम इसको नौकरी दे दो, इसको नौकरी दो कल्चर डिपार्टमेंट में, आर्टिस्ट आदमी इनका तो हक है।
तो सरदार शाह ने कहा हाँ देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कभी ये तो अपना दोस्त है आप। तो मैंने उनकी भी पैरोडी की थी सरकार शाह के नाम से। किस नाम से? सरकार शाह। सरकार शाह। वो मुझे कहते भी सरकार शाह है अभी। अच्छा। आप सुमरो नहीं कहते। वो तो माइंड भी नहीं करते ना, नहीं, खुद भी शायर आदमी है, शायर आदमी है, आर्टिस्ट प्यार है, करते हैं हमसे, आर्टिस्ट बहुत लवर अच्छा भी है ना वो। हाँ, बड़े हमारी बड़ी मजाक जो है वो बर्दाश्त भी करते हैं। बर्दाश्त भी करते हैं। अभी जो वजीर सकाफत है वो भी सही है, जुल्फकार शाह साहब। हाँ, जुल्फकार शाह साहब वो भी अच्छे हैं। उसके बाद गए अभी तो हम नौकरी नहीं मांग सकते। हुई है 2-3 दफ़ा। अभी तो नौकरी भी नहीं मांग सकते। नौकरी नहीं, अब तो बस प्रोग्राम वगैरह करवाते हैं तो उसमें बुलाते हैं, लेकिन वो भी बड़े अच्छे आदमी। वो तो पुराने दोस्त थे, जब एमपीए भी नहीं थे मीरपुर खास के, तो असगर खोसो, मैं, अली गुल उनको बुलाते थे वहाँ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में। लेकिन अब वो प्रोग्राम करते हैं कोई कल्चर के, या हमें कुछ ड्रामे, स्टेज ड्रामे दे देते हैं। जैसे अभी आर्ट्स काउंसिल में हमारा फेस्टिवल है, कॉमेडी फेस्टिवल, उसमें एक थिएटर है मेरा। फिर सखर आर्ट्स काउंसिल में है थिएटर, अगस्त के महीने में। ये बस थोड़ा बहुत चल रहा है, इसको हवाई रोज़ी बोलते हैं, वो काम चल रहा है। और यूट्यूब का चैनल चल रहा है, उसके कुछ अर्निंग हो जाती है तो बड़ी। कराची में ऐसे गुजर सफ़र हो जाता है। अभी तो ख्वाहिश नहीं है ना सरकारी नौकरी? नहीं, अब तो बस वो हसरत उन गुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए, वो बात है हमारी। तो एक आदमी ने मुझे कहा था, वो बड़ा अल्लाह लोक आदमी था, तो मैंने उनको भी कहा सर मेरे लिए कोई दुआ करें, मुझे कोई सरकारी नौकरी मिले। तो उसने मुझे देख कर कहा कि तू दूसरों को नौकरियाँ लेके देगा, तुझे नौकरी की क्या ज़रूरत है, तू बहुत बड़ी बात है, तू तेरे एक फ़ोन पर दूसरे लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। और वो ऐसा हुआ। वाह। हुआ मतलब किसी ने किसी को जाके कहा कि भाई सोराब सुमरो हमारे दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं, या आपको फ़ोन भी किया था, उन्होंने मैसेज भी किया था, उनको नौकरियां मिल गई। या मैंने किसी को कहा, किसी मिनिस्टर दोस्त को, या सर इसने अप्लाई किया हुआ है, इसको गरीब आदमी मैं जानता हूँ पर्सनल तौर पर, इनको नौकरी वो दे दी। फिर वो मुझे बात समझ में आई कि यार फ़कीर ने मुझे कहा था कि तू दूसरों को नौकरियाँ लेके देगा, तू क्या करेगा खुद नौकरी करके, सरकारी नौकरी छोड़, तू खुद बादशाह आदमी है। हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े लीजेंड आर्टिस्ट भी हैं, आखिर में कसम पुरसी की हालत में जो है ना वो दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वहाँ पर तो बड़ी ज़बरदस्त शान वहाँ पर तो सर माशाल्लाह सीएम बन गया है विजय दलापति, तमिलनाडु का सीएम बना है, नौजवान लड़का है, साउथ की इंडियन फिल्म का हीरो है विजय थलापति। यहाँ पर भी हमारे आर्टिस्ट इलेक्शन में खड़े हुए थे, शफी मोहम्मद शाह, गुलाब चांडो, केसर खान निज़ामानी, उनको वोट ही नहीं दे रहे। अली गुल मल्ला 2018 में उसने एमपीए के तौर पर एक फॉर्म भरा, फॉर्म उसका हो गया। जी 2018 के इलेक्शन में, जिसमें वो सारे लोग जीत गए थे जो घर सोए हुए थे, इमरान खान जिसमें वज़ीर आज़म बना था। तो PS 100 पर उसने फॉर्म भरा है एमपीए का। फिर महबूब अब्बासी के हक में उसने दस्तबरदार हो गया। उसको दस्तबरदार होने के बावजूद अली गुल मल्ला को मिले 591 वोट, और जो इसके अपोजिट था, जिसके हक में इसने दस्तबरदार किए थे कि मैं नहीं इलेक्शन लड़ूंगा, उसको मिले 211 वोट। ये क्या कह रहे हैं कि उसको सीट एडजस्टमेंट थी उनकी, जीडीए वालों की और उनकी। अच्छा। तो इनको भाई इसको ज़बरदस्ती जीडीए का टिकट भी दे दिया अली गुल को, हालांकि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इसका फॉर्म बहाल हुआ था। फिर इलेक्शन से 10-15 दिन पहले भाई इसने कहा भाई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि जिसके पास जा रहे थे फेसबुक पर तो उनको जितवा दिया था अली गुल को, तुम भाई शेरवानी सिलवा लो, एमपीए बन गए तुम। लेकिन यहाँ सिंधियाबादी जितनी भी थी हमारी, सचल गोट, मारोड़ा, अयूब गोट, शाह नायत या शाहनवाज शर गोट, गाजी गोट, सिंधियाबादी ना सारी, वहाँ जिसके पास हम जा रहे थे वो बताए हमारा था कि वोट उधर गांव में दाखिल है, इधर वोट ही दाखिल नहीं है। अरे भाई हम बैठे रहते, अब यार कैसे, मैंने कहा कैसे वोट देंगे तुम्हें, इनका तो वोट ही दाखिल नहीं है जो तुम्हारे चाहने वाले हैं। उसने कहा भाई मैं बाँ कर रहा हूँ, बस मैं हाथ उठा रहा हूँ। अच्छा। उसने हाथ उठा लिया। आपको कभी ख्वाहिश हुई है कि सियासत करूँ, सियासत में जाऊँ? सर यहाँ नहीं कर सकते सियासत, यहाँ सियासत कर ही नहीं सकते। जेल से डर रहे हो? नहीं, जेल से तो क्या, कुछ करेंगे तो जेल जाएंगे ना, कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब सियासत ही नहीं करेंगे तो फिर जेल क्यों जाएंगे। यहाँ पर बहुत मुश्किल है, या तो पैसा हो आपके पास इतना बड़ा, फिर पैसे चलाएं, फिर वो वोट भी मिल जाएंगे, हर चीज़, सीट भी मिल जाएगी, सब कुछ। अच्छा, बीच में आपने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की कि वहाँ पर किसी ने आपको कहा कि उस 2012 में आपसे 20 लाख रुपए मांगे गए एज ए इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए, तो अभी क्या रेट चल रहा है? सुन तो रहे होंगे ना? सर मुझे तो पता नहीं, लेकिन वहाँ के दोस्त बता रहे हैं जो अभी बैठे हुए हैं एहतजाज पर भी, कि तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा है। 2 करोड़ रुपए एक जॉब के लिए? एक जॉब 17 ग्रेड की? जी 17 ग्रेड की। ये इसमें कुछ सदाकत भी है या इल्ज़ामात है सिर्फ? सर वो जो लोग बैठे हुए हैं वहाँ, मेरिट पर जो बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं कि हमने CSS की तैयारी की हुई है, वहाँ पर भी हमने अटेम्प्ट किया हुआ है एग्जाम। नहीं, उसको छोड़ दिया। आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्योंकि आपने इम्तिहान भी दिया? जी लोगों में उठते बैठते भी हैं जो आजकल नौकरी में आ भी गए, उनके वालिदैन से रिश्तेदार, पता होगा आपको कि पैसे भर रहे हैं या नहीं भर रहे हो? बिल्कुल पैसे भर रहे हो? बड़ी अकरबा परवरी चल रही है, पैसे भी चल रहे हैं,
और सिफारिश भी चल रही है, लेकिन ज़्यादातर पैसे चल रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर बैठे हुए हैं चेयरमैन है या कोई भी है, उनको पता है कि हम 2 साल 3 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, रिटायर होने के बाद हम फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे, तो कुछ पैसा तो बना लें। तो ये फिर वो लूट खसुट जारी है। अच्छा। सिंध हुकूमत को चाहिए कि वो ख़ासतौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नौजवान है और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, उनका एक बड़ा विजन है, तो वो ऐसे लोगों को हटाए कि भाई क्यों हम हमारी गवर्नमेंट को आप बदनाम कर रहे हैं। नौजवान रोडों पर हैं, औरतें रोडों पर हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? गुड गवर्नेंस क्यों नहीं है? उनको मतलब होश में आना चाहिए, उनको एक्शन लेना चाहिए, और वो लेंगे मुझे लगता है। आप बार बार बिलावल की तरफ इशारा करें, क्या जरदारी साहब में उम्मीद नहीं है? आसरा ख़त्म हो गया? आसिफ जरदारी साहब तो बस किंग मेकर है ना, वो एक होते हैं किंग, वो किंग मेकर है। जैसे कहते हैं ना कि बादशाहों के साथ रहते हुए बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन फ़कीर की एक निगाह आपको बादशाह बना देती है। तो उनकी एक निगाह बादशाह बना देती है। डॉक्टर कयूम सुमरो को एडवाइज़र बना दिया अपना, फिर उसको फिर हटा दिया, तो अब उनको कोई पहचानता ही नहीं है। जिस पर उनका हाथ आ गया तो वो तो अमीर तरीन बन जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने बना दिया, फिर बहुत हाथ नवाजा, निकाल दिया। हाँ बिल्कुल। अब वो मुझे जानते भी हैं, वैसे एक दोस्त ने बताया था। जरदारी साहब जानते होंगे जरदारी आपको? साहब, क्योंकि हमारे जो जितने भी उनके स्टाफ हैं, हाँ। जब वो वहाँ पर नहीं होते, इस्लामाबाद में बाहर जाते हैं इधर, तो उनके जो मुलाजिम हैं वो हमारी वीडियो क्लिप्स देखते हैं कॉमेडी की ना। उनके मुलाजिमीन। हाँ, तो जब जरदारी साहब आते हैं अपने घर पर, तो जब यूट्यूब खोलते हैं या कुछ, तो हमारी क्लिप्स, वो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, जो चीज़ आप ज़्यादा देखेंगे वही आपको ज़्यादा वो रिकमेंड करेगा। तो वो देखते हैं, बोला यार ये क्या है, बोला। तो उनको अपने एक मुलाजिम को कहा था कि यार इनको बोलो ये अच्छी कॉमेडी कर रहे हैं, सराइकी में भी बनाएं। सराइकी में बनाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा इनके व्यूज़ आएंगे। आसिफ जरदारी साहब के डायलॉग है। तो उन्होंने, उस मुलाजिम ने फिर किसी से नंबर लेकर मुझे फ़ोन किया, वहाँ पर वो सिक्योरिटी में था। उसने कहा यार आसिफ साहब ने आपकी क्लिप देखी, बड़े हंसे, और ये मैसेज भी दिया है हमारे थ्रू कि इनको बोलो गामू को, सोराब को, अली गुल मल्ला को सराइकी में बनाएं। तो उनका सराइकी बेल्ट में भी चलेंगी, उर्दू वाले भी समझेंगे, और सराइकी में कॉमेडी भी अच्छी होगी। तो सराइकी में एक क्लिप बनाए ना जिसमें नौकरियों का जो जनाजा जारी है, निकल रहा है, सराइकी मुझे जो आती मेरठ नहीं है की असल में। तबाही हो रही है, तो बनाए क्लिप ताकि आसिफ जरदारी साहब देखें। हाँ, सराइकी मुझे और फिर आती नोटिस नहीं ले। है, और अटकता हूँ उसमें बहुत सराइकी में, क्योंकि अंधी मंडी सिंधी में कहते हैं ना, अंधी मंडी सराइकी में बोल के कोई क्लिप तो पंजाब बना। की सराइकी और सिंधी की सराइकी में थोड़ा बहुत फ़र्क है, फ़र्क तो उसमें है। थोड़ा पंजाबी का टच है, यहाँ थोड़ा सिंधी का टच है, तो इसमें मैं थोड़ा डबल माइंडेड हो जाता हूँ। हालांकि गामू जो है आसिफ पौड़, उनके तो घर में सारे सराइकी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं। बहन भाई सब कुछ, लेकिन उसको नहीं आती। वो बोलता है मुझे नहीं आती यार सराइकी, सिंधी में ही बोलता है वो। तो टूटी फूटी जैसे असगर खोसो बोलते हैं उर्दू, उसी तरह सराइकी हाँ, बना वो के तो फिर वो किसी तरह जरदारी साहब तक पहुंचना चाहते हैं आप? पहुँचना तो चाहते हैं, मतलब कभी मुलाकात हो जाए तो। क्या शिकायत करेंगे उनको? क्या शिकायत करूँ? हाजी अली हसन जरदारी तक पहुँचे, उन्होंने ही मायूस किया, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूँगा, मैं खिराती तरह खोला भाई, चलो जाओ यहाँ। हाजी अली हसन जरदारी और आसिफ जरदारी में फ़र्क तो है ना? हाँ, फ़र्क तो दिन रात का है। नहीं, आप फर्ज करो उन्होंने बुला लिया तो आप क्या कहेंगे? पहले पहले क्या बात करेंगे? बस मैं यही कहूँगा कि सर मुझे भी डॉक्टर कयूम सुमरो को एडवाइज़र रखा था, मुझे भी रख दे। एडवाइज़र से कम कोई नौकरी नहीं लेंगे आप? नहीं, फिर वो ने डॉक्टर कयूम सुमरो ने मुझे नहीं दी थी ना नौकरी, तो नौ ने आपको एक मैगज़ीन आता था, इनाम अब्बासी साहब जो है सिंधी इनाम, उनके मैगज़ीन में मैंने एक लिखा था कॉलम कि एक आम रवाजी डॉक्टर सदर का एडवाइज़र कैसे बना, पूरी उसमें स्टोरी लिखी, नाम किसी का नहीं लिखा, हाँ, ना आसिफ जरदारी साहब का नाम लिखा, हाँ। ना डॉक्टर कयूम सुमरो का नाम लिखा, लेकिन एक स्टोरी बनाई, उसमें ऊपर लिख दिया ये भी एक कहानी है, मतलब एक फिक्शन है। तो कहीं सुमरो साहब आजकल मिले आपको अब कभी? बहुत दफ़ा मिले, 3-4 दफ़ा, फिर मैं नहीं मिला उनके साथ। मैंने कहा जब आप पावर में थे तो आपने मुझे नहीं दी नौकरी, अब मैं क्यों आपसे मिलूं? अच्छा। हाँ, अब मुझे फ़ोन किया था एक दफ़ा, बोला यार ये जो गामू जो बुझे देता है ना, लानते देता है, ये नहीं किया करो, तो ये बच्चे भी देखते हैं, वो सीखते हैं ये चीज़ें। मैंने कहा सर वो करता है ना, मुझे क्यों फ़ोन किया आपने? उसको फ़ोन करे, नंबर भेजता हूँ मैं आपको, मैं तो नहीं देता लानते हुए, मुझे आप बोल रहे हैं। बोला नहीं, आपके साथ होता है ना वो क्लिप्स में, तो इसलिए मैंने आपको कहा उसको पैगाम दो। अच्छा मैंने कहा, सौरभ साहब, एक कॉमेडी आप भी करते हैं, आपके दोस्त अलीगुल भी करते हैं, गामों में भी और भी कुछ हम देख रहे हैं, बहुत कम है जो अच्छी स्टैंडर्ड वाली कॉमेडी करते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है सब स्टैंडर्ड कॉमेडी करते हैं जिसमें गालम गलोच होता है। ये इस तरह की कॉमेडी होनी चाहिए? सर ये तो कॉमेडी तो नहीं हुई, नहीं तो बदतमीज़ी हुई, फिर अखलाक के दायरे में हो। मज़ाह जो है वो एक संजीदा काम है। लेकिन अभी आप लोग तो सीनियर हो गए, आप कोई इंस्टीट्यूट क्यों नहीं खोलते हैं जिसमें इनको समझाएं सिखाएं? समझाएं तो सही, लेकिन वो जो देखने वाले हैं ना, हमारे जो नाजरीन हैं, उनका मिजाज भी अब तब्दील हो गया है। वो फास्ट कॉमेडी और ये वल्गैरिटी देखना चाहते हैं। हम अगर अदब के दायरे में बैठ के अनवर मकसूद और मोइन अख्तर स्टाइल कॉमेडी करते भी हैं ना, देखते हैं लोग वो, लेकिन वो बहुत कम देखते हैं। लेकिन वो पढ़े लिखे लोग क्लास में देख रहे हैं। पढ़े लिखों की तादाद हमारे यहाँ कम है, वो ज़्यादातर देखते। अब यहाँ अब भी मंजूर सखरानी साहब भी जिंदा है ना,
उनका गाना आता है वो नहीं चलता है, इतना व्यूज़ नहीं आ रहे। हालांकि लेजेंड सिंगर हैं हमारे मंजूर सखीरानी, बिल्कुल ऐसा ही है। उनकी जगह नया सिंगर एक आता है, कोई उसको नहीं जाता, लेकिन उसकी वल्गैरिटी शायरी आती है, वो वायरल हो जाती है। हर कोई इसको टिकटॉक भी बना रहा है, लोग गाड़ियों में चला रहे हैं, साउंड में, इको साउंड में, शादी में चल रहा है। तो ये क्या है, ये देखने वालों की, सुनने वालों का मिजाज चेंज हो गया है, वो ये देखना चाह रहे हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ और याद आ गई कि जरदारी साहब के बाद उसकी बहन जो है सिंध गवर्नमेंट के मामला देख रहे हैं, मैडम फरियाद तालपुर, अगर वो आपको बुला ले तो क्या बात करेंगे आप? वो फिर बुला ले तो फिर ज़िंदगी बन जाएगी। क्या ज़िंदगी बनेगी? मतलब उनका ही एडवाइज़र बन जाऊँ फिर भी अच्छा है। अच्छा, तो लोग तो फिर कहते हैं किंग मेकर है ना वो तो। किंग मेकर है, तो कहते हैं कि उनके जो अड़ोस पड़ोस होते हैं फिर वो पर्स भी उठाते हैं, उनकी चीज़ें उठाते हैं, फिर आप उठाएंगे? सर बिल्कुल, मैं तो पर्स क्या मतलब कचरा भी उठाऊंगा, वो जो टिश्यू पेपर फेंकेंगी वो भी कचरा, टिश्यू पेपर जो फेंकेंगे ना, वो भी खोलेंगे, उसमें 5-5 हज़ार के नोट निकलेंगे। आपने कैसे गैस कर लिया कि टिश्यू पेपर में 5,000 के नोट निकलेंगे? सर जाहिर है बड़े आदमी हैं, तो वो अदी फरियाल टालपुर तो बहुत बड़ा नाम है। और जैसे मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखी थी, उसमें किसी ने कहा था कि 3-4 CM है यहाँ पर, एक सही मुराद अली शाह है, अदी फरियाल टालपुर है, 1-2 और भी हैं कोई। जी हाँ, तो मैं देखता रहता हूँ, उससे सीखता रहता हूँ कुछ ना कुछ। सीएम से मुलाकात की ख्वाहिश है? CM साहब एक दफ़ा मुलाकात हुई थी, कैसर खान निज़ामानी साहब की वालदा फौत हो गई थी, उनके ताज़ियत के लिए आए थे, नासिर शाह साहब भी उनके साथ थे, हम भी वहाँ बैठे हुए थे। तो मैंने नासिर शाह साहब को कहा, उनको मास्क लगा हुआ था, तो जैसे ही वो दुआ के बाद ना बिरयानी उन्होंने रखी सबके लिए, तो मैंने नासिर शाह साहब को कहा, मैंने कहा सर मास्क हटाएंगे या ऐसे ही खा जाएंगे? तो CM साहब ने, भैया तुमसे बड़ा फ्री है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? किसने कहा ये मुराद अली शाह साहब ने। अच्छा, बोला सर आप सुमरो तुम्हारे साथ बड़ा फ्री है, क्या मसला है? नासिर साहब को सही कहा? नासिर शाह ने कहा, असल में मैंने इसको नौकरी नहीं दी थी इसलिए बोल रहा है। ठीक है, मैंने कहा सर अब मुझे नौकरी चाहिए भी नहीं, मेरी ओवर एज हो गई है। तो मुराद अली शाह साहब बोल रहे हैं, अच्छा ओवर एज हो गई, चलो एज रिलैक्सेशन का सर्टिफिकेट मैं देता हूँ, नासिर शाह नौकरी तुम दे दो इसको, दे सकते हो? उसने कहा नहीं सर। बोला CM के हाथ में नहीं है नौकरी देना सर। अल्लाह अकबर। तो बताओ फिर सिंध का क्या होगा? सिंध का बस अल्लाह ही मालिक है। मैंने क्लिप भी बनाई थी एक हैदर कादरी के साथ, जिसमें आखिर में बस वो जान नमाज बिछा के मुझे वो पहले आके आता है, बोलता है कि भाई यहाँ नौकरी करो, यहाँ नौकरी करो, यहाँ इतने पैसे, यहाँ इतना माल है। मैंने कहा यार ये मुझसे नहीं होगा, तो ऐसा कर, ये जान नमाज बिठा, इस पर बैठ के अल्लाह अल्लाह कर। फिर वहाँ बैठ के नीचे बोल रहा हूँ कि भाई या अल्लाह तू ही सिंध का मालिक है, तू ही बचा सिंध को, वरना तो ये सब खा गए। अच्छा, वैसे जब रात को सोते हैं तो पहला क्या सोचते हैं? कहाँ सोच जाती है आपकी? सोच जाती है नए नए आइडियाज़ पे कि किस पे क्लिप बनाई जाए, करंट इश्यूज जो चल रहे हैं, रियल इश्यूज, उस पे क्लिप ज़्यादा किस तरफ जा रही है? हुक्मरानों पे, सोशल पे, सियासत पे, या किसी और चीज़, किस पे ज़्यादा? सोशल इश्यूज पर ज़्यादातर करते हैं, क्योंकि उनका फिर कनेक्ट होती है ना सियासत के साथ या हुक्मरानों के साथ। सोशल इश्यूज हमारे पास हो इसलिए रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, तो जाहिर है गुड गवर्नेंस नहीं है तो इसलिए ख़राब है ना। बेरोज़गारी है, गुड गवर्नेंस नहीं है तो इसलिए बेरोज़गारी है, या अमन अमान नहीं है तो गुड गवर्नेंस नहीं है ना, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब है तो मतलब गुड गवर्नेंस नहीं है ना। तो उस पर हम क्लिप्स बना लेते हैं कोई ना कोई। डेली यही सोचते हैं रात में? रात को आते रहते हैं, कभी कभी तो ख्वाब में भी आइडियाज़ आ जाते हैं, नींद से उठकर भी आइडियाज़ लिख लेता हूँ मोबाइल में, अच्छा, नोट कर लेता हूँ। जी जी, ये एक गॉड गिफ्टेड है अल्लाह की अपने तरफ बच्चों से। के लिए क्या सोचा है? सरकारी नौकरी? बच्चों के लिए नहीं, सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं उनको, क्योंकि पैसे हैं ही नहीं इतने जो भरें नौकरी के लिए। उनका अपना माइंड अलग है। ये जेन जी जितने भी हैं ना हमारे यूथ जो है आजकल की, वो सरकारी नौकरी भी इन्हेसार नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं बिज़नेस। बोले हम बिज़नेस करेंगे भाई, या जैसे मेरा बड़ा बेटा है तो वो बोल रहा है मैं लॉ करूँगा, बार एट लॉ करूँगा, बैरिस्टर बनूँगा। और मैंने कहा ठीक है भाई, जो बनना चाहते हो बनो। अब मैं तो उन पर अपनी मर्ज़ी मसलत नहीं कर सकता। मैंने उनको कहा है कि भाई आप जो बनना चाहते हैं बने। हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती थी जब हम बच्चे थे, तो हमारे माँ बाप यही बोलते थे कि भाई इस फील्ड में नहीं जाओ, मर जाओगे, कुछ भी नहीं होगा तुम्हारा, क्योंकि उस दौर में ऐसा होता था। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो कुछ नेक्स्ट लेवल का सोच रहे हैं, अलग ही कुछ, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इतनी करप्शन हो रही है, ये हो रहा है। नौजवान तो ज़्यादातर यहाँ से भाग रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उनको कुछ हो नहीं रहा। मेरिट का इतना कत्लेआम हो रहा है यहाँ पर, तो जितने भी अच्छे अच्छे दिमाग हैं वो फ़ॉरेन जा रहे हैं। आप अमेरिका और यूरोप के अलावा कहाँ गए हैं? सर यूरोप तो नहीं गया, वीज़ा हालांकि मिला था मुझे डॉक्टर। यूके तो गए हैं ना आप? यूके गया, जी जी, वहाँ बर्मिंघम में है। लंदन गए थे, अलीगढ़ में, वहाँ पर जिम बुटो साहब थे, उनके साथ मुलाकात हुई। लीड्स में, बर्मिंघम में, फिर वहाँ इम्तियाज़ घुमरो साहब हैं, बैरिस्टर हैं, सॉलिसिटर,
उन्होंने मतलब बुलाया उन्होंने ही था, वीज़ा का प्रोसेस भी उन्होंने सारा चलाया। तो उनके पास रहे स्कॉटलैंड में। दुबई भी तो काफ़ी जाते हैं। दुबई तो हर साल जाते हैं। दुबई तो ऐसे समझो हमारा दूसरा घर था ना, दूसरा हर साल तकरीबन। उम्रे पे गए हैं सऊदी अरब? उम्रे पर जी 2017 में गया था। अच्छा, मैंने सुना है कि सऊदी में जो हमारे जो लोग रहते हैं उनकी एक थोड़े बहुत एक अच्छी आदत है, मेहमान को बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, गिफ्ट भी देते हैं, साथ में कुछ रियाल भी देते हैं। हाँ हाँ आपको मिलते हैं? जी जी। वो जिस जगह नहीं पहुंच सकते थे, जहाँ जैसे मतलब एक दावत में गए तो किसी दोस्त ने कहा भाई हमारे पास भी आप आ जाएं कल या परसों। हमने कहा हम तो जा रहे हैं, कल परसों हमारी फ़्लाइट है, आपके पास तो नहीं आ सकेंगे, नेक्स्ट वीक ही आता। तो उन्होंने कहा नहीं आ सकते, चलो भाई ठीक है, फिर हमारी तरफ से ये लिफाफा रख लें, आप कुछ बच्चों के लिए ले जाइएगा या इसके लिए खाना खा लीजिएगा हमारी तरफ से। तो वो गिफ्ट भी मिल जाते हैं। वो अमेरिका में भी, लंदन में, अमेरिका में भी ये ट्रेंड है, यूके में भी, सऊदी, दुबई, हर जगह है। हर जगह भी ये ट्रेंड हाँ, है। ये देते हैं आर्टिस्टों के कुछ ना कुछ, वो सपोर्ट करते हैं। दुबई में आपका कितना ख्याल रखा जाता है? दुबई में तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सिंधी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और हर साल वहाँ कल्चर के प्रोग्राम होते हैं, 2-3 होते हैं, 3-4 होते हैं, बल्कि फरवरी में अलग होते हैं जो मादरी लैंग्वेज का, एक मदर टंग लैंग्वेज का होता है वहाँ पर फेस्टिवल, वो करवाते हैं फरवरी में। फिर दिसंबर में कल्चरल के शोज़ होते हैं। लेकिन मैं सखर की पैदाइश है मेरी, तो पिछले कोई 2 साल से वीज़ा नहीं लग रहा मेरा। आपका वीज़ा नहीं लग रहा? सखर लाड़काना नवाब शाह बैन है सर दुबई के, क्योंकि वहाँ के लोगों ने पता नहीं क्या किया है वहाँ पर जाके। उन्होंने कहा जो भी बर्थ प्लेस जिसका सखर लाड़काना नवाब शाह है उनको वीज़ा ही नहीं दो। वीज़ा नहीं दो? अभी भी यही है? अभी भी शायद यही है, मैंने पता नहीं किया फिलहाल। तो आप सफारत खाने में नहीं जा रहे हैं यहाँ पर कराची? वहाँ पर जाऊँगा, मैं अभी सोच रहा हूँ कि वो 5 साल का जो वीज़ा है वो लगवा लूँ, ताकि प्रोग्राम होते रहते हैं तो जाना होता है। ज़िंदगी में किसी चीज़ पे रिग्रेट है? रिग्रेट तो नहीं है मेरे ख्याल से। इंसान को जो है ना वो साहिब हाल होना चाहिए, हर हाल में खुश रहना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रिग्रेट किसी चीज़ का नहीं है, मतलब कि यार ये करता, काश में ये करता, काश में वहाँ चला जाता, ये नहीं है। या इस फील्ड में क्यों आ गया यार, मैं किसी और फील्ड में चला जाता, नहीं। अल्लाह ने जो मेरे लिए सोचा है ना वो बहुत अच्छा ही सोचा है। ऊपर वाले ने जो माया जाल हमारे लिए रचा है ना वो उनको ही पता है। हम चाहते एक हैं। मौला अली का फरमान है कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने खुदा को पहचाना है। इंसान तो चाहता है कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, लेकिन होता वही है जो अल्लाह की तरफ से उसके नसीब में लिखा हुआ होता है। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक अधूरी रह गई हो? ख्वाहिश यही है जो आपने कही कि अगर आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात हो जाए या आदि फरियाल से, ये ख्वाहिश अधूरी है। बिलावल भुट्टो साहब से मिलने की, तीनों में से कि हम तो बिलावल से क्या मांगेंगे ये बताएं? मांगेंगे क्या सर, कुछ भी नहीं, बस उनको अप्रिशिएट करेंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और दुआ करेंगे कि हम अपनी ज़िंदगी में आपको वज़ीर आज़म देखें। तो ये खुशी होगी कि भाई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वज़ीर आज़म बन अगर वो कहे कि मांगो मुझसे क्या मांगते हो, जैसे पुराने ज़माने के बादशाह कहते थे, हाँ, तो फिर क्या क्या हुए बिलावल को? मैं कहूँगा ये RD समय जो है ना उसका कैमरामैन, उसको हटाओ, मुझे रख लो अपने पास अपने साथ ही रख लो। हाँ, यूथ के लिए, आर्टिस्टों के लिए कोई पैगाम? आर्टिस्टों के लिए यही पैगाम है, चाहे हमारे यूथ के आर्टिस्ट हों, नए आर्टिस्ट आने वाले हों या हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया पर ज़्यादा काम करें। क्योंकि ये अल्लाह ने आपको ऐसा रास्ता, ऐसा दरवाज़ा खोल के दिए, ऐसी खिड़की खोल के दिए, जहाँ अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर गर जिंदों में है। अपनी दुनिया आप बनाएं। जैसे आपने माशाल्लाह अपना स्टूडियो बनाया हुआ है, अपना चैनल बनाया हुआ है, पॉडकास्ट कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। जो भी आर्टिस्ट हैं, हमारे सीनियर आर्टिस्ट तो ख़ास तौर पर, उनके पास तो बड़ा मवाद है, उन्होंने इतना काम किया है 25, 30, 40 साल। वो अगर बैठ के अपने तजुर्बात ही बताएं, अपने जो वाक़यात हुए थे, दिलचस्प वाक़यात, वही बताएं, तो उनसे ही उनकी अच्छी अर्निंग हो जाएगी। तो छोड़ें चैनल्स के चक्करों को, उर्दू चैनल हों या सिंधी चैनल हों या जितने भी हों, अपना चैनल बनाएं। अपनी आपकी DSNG आपके हाथ में है और कोई आपकी वो पॉलिसी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बैठे खुल के बैठ के बात करें, आप वीडियोस बनाएं, ड्रामे बनाएं, गाने बनाएं, कुछ ना कुछ करें। ऐसे नहीं करेंगे भाई किसी चैनल के पास जाएं, वहाँ जाके नौकरी करें या हिट हो जाएंगे जब किसी बड़े चैनल पे आएंगे, तो नहीं हो सकता है। अल्लाह ने आपके लिए ऐसी सोची हो, कोई ऐसी आप वीडियो बनाए वो वायरल हो जाए पूरी दुनिया में और अल्लाह की तरफ से आप स्पॉटलाइट जल जाए आपके ऊपर। जैसे अली गुल के ऊपर स्पॉटलाइट जल गई, एक ही डायलॉग से, भले का डायलॉग अब्दुल्ला मल्ला का था, हिट ये हो गया। मतलब फारूक रिन साहब ने इसको एक एक्सपोजर दिया और वो हिट हो गया। हालांकि उसका कैरेक्टर इतना नहीं था उसमें, ड्रामे में बहुत नॉर्मल कैरेक्टर, नॉर्मल, बल्कि एक इंसर्शन था कि हीरो सिर्फ देखता है एक सब्जी वाले को कि यार इसका बस गेटअप मैं करूं, ये था स्क्रिप्ट में। ये तो फारूक रिन साहब ने कहा कि नहीं यार, अली गुल मल्ला आर्टिस्ट है, इतना अच्छा, मेरा फेवरेट है, उसको कोई डायलॉग भी दे दे तो यार ये डायलॉग देता हूँ, वो बोलेगा मैं भी UK से हुआ, ये मैं UK से, उमरकोट से हुई, इसमें वो हिट हो गया।
तो ये अल्लाह की तरफ से जिसके ऊपर स्पॉटलाइट जल जाए, आप अपना काम करते रहें, चांस ज़रूर अल्लाह ताला देगा। ज़रूर देगा। मेहनत ज़ाया नहीं जाती किसी की भी, काम करते रहें, ना उम्मीद ना हो, मायूस ना हो अल्लाह की नेमतों से, रहमतों से। एक ना एक दिन ऐसा कोई आएगा, आप बनाएंगे नॉर्मल बैठ के वीडियो और वो वायरल हो जाएगी, आप खुद हैरान हो जाएंगे, मैंने तो इसमें कुछ नहीं किया यार, हर कोई मुझे भेज रहा है कि यार कमाल कर दिया, इसमें कमाल कर दिया, हालांकि होता उसमें कुछ भी नहीं है। हमारे साथ बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, ऐसे ही बैठे बात की, वो वीडियो हिट हो गई। जैसे एक वीडियो हमने बनाई थी इमरान खान के दौर में, वज़ीर आज़म की तकरीर सुनी, बोला नहीं, ओए 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 कमाल कर दिया भाई, कमाल कर दिया। सब आ रहे हैं, वाहिद रज़ा बैठा हुआ है, हैदर कादरी आ रहा है अली गुल में, वो बोल रहा है भाई क्या कोई सस्ता किया कुछ, तबाह तो हम पहले ही थे, क्या बोला। तो गामू आके बोला है आखिर में, जब वो यूनाइटेड नेशन में गए हुए थे इमरान खान, वहाँ इंग्लिश में तकरीर की थी, उसने कहा बोला क्या, बोला पता इंग्लिश में तकरीर की है, बोला क्या ये पता नहीं है, लेकिन तबाह कर दिया सबको। वो ऐसे ही नॉर्मल बैठ के वीडियो बनाई, ना लाइटिंग थी अच्छी ना कुछ, वो वीडियो हिट हो गई, हर कोई भेज रहा है यार कमाल कर दिया। हामिद मीर जैसे आदमी और बड़े बड़े उनके नून लीग के मिनिस्टर, मौलाना फजल रहमान ने वो वीडियो देखी, राशिद मोहम्मद सुमरो को बोला कि इनको बुलाओ, इनको दावत करो, तो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, वज़ीर आज़म का तकरीर सुना, इनको बुलाओ। तो फिर राशिद मोहम्मद सुमरो ने हमें फ़ोन किया, बोला आओ भाई, हमारे कायद का फरमान है, बोला है कि आओ इनको बुलाओ, उनकी मान में कोई इशाइया दो। उन्होंने बुलाया, फिर हमें अली गुल को, मुझे, हैदर कादरी को, गामू को, राशिद मोहम्मद सुमरो साहब ने फिर फ़ोटो वोटो निकाल के फिर मौलाना साहब को भेजेंगे, भाई यही है ना, बोला हाँ यही बहुत अच्छा काम। तो फजल रहमान साहबा से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, उनसे मुलाकात नहीं, राशिद मोहम्मद सुमरो साहब से हो गई तो फिर उनसे हो गई मुलाकात, एक ही बात है। अच्छा, एक और वीडियो आप लोगों ने बनाई थी, वो भी बहुत हिट हुई, कि मरने वाले का कि चाचा बाबा मरा कैसे, मरा कैसे, वो भी बहुत बहुत हिट सारे हुई। ऐसे हुआ कि मुख्तलिफ हम ताज़ियतों पे जाते हैं ना, तो लोग पूछते हैं हाँ, यार अच्छा भला तो था, क्या हुआ उसको, तो वो सारी हिस्ट्री बताते हैं, भाई कुछ नहीं यार ऐसे, फिर सुबह को उठा, फिर ये बोला अच्छा, फिर भी अच्छा था, सुबह को उठा खाना खाया, फिर भी सही था यहाँ तक, अच्छा फिर कैसे मरा, हुआ क्या, मतलब फिर दोपहर को अचानक वो कोई गर्मी ज़्यादा थी, अच्छा फिर उसमें फिर नहीं, फिर तो वो उसने नहाया, अच्छा बाथरूम में जैसे ही गया तो अच्छा, फिर वहाँ से पैर स्लिप होगा, नहीं यार, मुख्तलिफ ये रियल इश्यूज़ थे। तो ये फिर मेरे जहन में आ गया, मैंने गामू को कहा ये एक वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि उसको तपाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तू सिर्फ आके ये पूछना मेरे साथ कि भाई तेरे चाचा मर गया, उसको हुआ क्या था, फिर आगे मेरा काम है। वो क्लिप बड़ी हिट हुई, तो माशाल्लाह वो भी तो मिलियंस में चली है। हाँ, मिलियंस में चली है। आज भी लोग जब भी हमें मुझे बोलते पूछते हैं यार तू बता था क्यों नहीं, चाचा को हुआ क्या था, मरा कैसे। ये जो आइडियाज़ ज़्यादातर आपके होते हैं गामू के या अलीगढ़ के? ये मेरे भी होते हैं तकरीबन, हैदर कादरी के भी होते हैं। हमारे यहाँ ये है कि जितने भी हम आर्टिस्ट हैं, जिसका जो आइडिया होगा वही अपने चैनल पर रखेगा, दूसरे जो दोस्त हैं वो उसमें फ्री ऑफ कास्ट काम करेंगे। अच्छा, फिर जो गामू का आइडिया होगा उसमें हम सारे काम करेंगे फ्री ऑफ कास्ट। आइडिया उसका होगा, चैनल भी वो अपने चैनल पे रखेगा। गामू ने जल्दी तरक्की नहीं की है सर, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि उसके ऊपर स्पॉटलाइट बहुत जल्दी जल गई अल्लाह की तरफ से। एक उसके साथ मैंने वीडियो क्लिप की थी, उस पर वो हिट हुआ था कि वो घर के बाहर जो है ना बना रहा था, धिक्की बनवा रहा था सीमेंट की। तो मैं उससे आके बोल रहा हूँ यार ये क्यों बनवा रहे हो यार, ये थोड़ा ऊपर रखोगे ना फिर गाड़ी ऊपर जाएगी, थोड़ा मसला होगा, ये थोड़ा सीधी इसको स्लोप करो, ऐसे करो यार, ये कलर तुमने सही नहीं करो। उस पर वो जब तपा तो वो हिट हो गई ज़्यादा क्लिप कि भाई ये सुराब इसको बड़ा तंग कर रहा है। इन 4-5 दोस्तों में सबसे ज़्यादा आपको कौन पसंद है? मुझे तकरीबन सब पसंद है, हर किसी का अपना, जैसे कहते हैं ना फूल की अलग अलग खुशबू होती है, हर किसी का अपना स्टाइल है। जैसे असगर खोसो है, वो रियल कॉमेडियन है, वो जैसे गामू है वो भी कैमरा के जैसे सामने है, ऑफ दी कैमरा भी ऐसा ही होता है गामू। अच्छा, आप कैमरा वो एक्टर नहीं है गामू, ओके, वो है रियल एक्टर जैसे होते हैं, मतलब ऑफ कैमरा भी वही बात करेंगे, वैसी कॉमेडी करेंगे, ऑन कैमरा भी वही बात करेंगे। हैदर कादरी क्रिएटिव आदमी है। हैदर कादरी जो है वो ज़्यादातर मज़ाहमती, जैसे शायर होते हैं, ये मज़ाहमती कैरेक्टर है हमारा, तेज़ाब सिंधी, तो वो भी उसके बड़े अच्छे आइडियाज़ होते हैं और उसमें बड़े मैसेज होते हैं, उसमें फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होती है उस पर। अली गुल मल्ला जो वो ज़बरदस्त कॉमेडी एक्टर है, चौक कैरेक्टर दो आपको वो करके दिखाएगा। जैसे मैं हूँ तो मैं मिमिक्री में मशहूर हूँ कि भाई पैरोडी में मास्टर है, ये नक्काल जिसे बोलते हैं, या पैरोडी मास्टर या स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं वो। तो हर किसी की जो फूल की है ना अलग अलग खुशबू है, मुझे तकरीबन सारे ही पसंद हैं, सब दोस्त हैं हमारे। अच्छा, आप सारे मर्द हैं, लेडी क्यों नहीं आ रही है आप लोगों के साथ आपके टक्कर की? खुद ही बन जाते हैं ना, मासी चपरा बनती है ना अली गुल। नहीं, मर्द बना है ना, फीमेल आर्टिस्ट, फीमेल एक्ट्रेस, ट्रू सेंस में लेडी जो एक्ट्रेस हैं या आर्टिस्ट हैं, वो क्यों मज़ा में नहीं आ रहे हैं? वो हैं मतलब कम है। जैसे एक छोटे कद की है बेबी साजिदा सिकंदर,
वो भी बड़ी अच्छी कॉमेडियन है, या नसरीन नाज साहिबा हैं, या आलिया चन्ना हैं, तो ये अच्छे काम करती हैं। लेकिन वायरल तो नहीं हो रहे हैं। वायरल वो अल्लाह की तरफ से जो हिट हो जाए, किसी की कोई चीज़ चल जाती है, कोई सारी उम्र काम करता रहता है, कोई हिट नहीं होती चीज़, ये भी है बात, सब उसकी तरफ से है। अच्छा सोहराब साहब, एक चीज़ मुझे याद आ रही है कि एक मौलाना साहब है, असदुल्ला खोड़ो साहब, जी जी वो तो मजहबी रहनुमा हैं, वो आजकल कॉमेडी कर रहे हैं और कॉमेडी इतनी उसकी कामयाब हो गई है कि आप सारे मज़ा आर्टिस्ट उनके पास चले गए हैं कि भाई ये क्या कौन सा धंधा कर रहे हैं आप। जी जी, वो उनके साथ चले नहीं गए थे। एक आशिक जरदारी साहब ने प्रोग्राम रखा था नवाब शाह में, वहाँ उनको भी बुलाया था, हम भी गए थे असगर खोसो में, अलीगुल, वहाँ उनके साथ पहली मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो फिर हमने उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया था, लाफ्टर हाउस में या कॉमेडी जंक्शन में। असल में वो जो कॉमेडी नहीं करते, वो हकीकत बयान करते हैं। जैसे कि अब पहले बताएंगे कॉमेडी में, या पहले कोई हदीस बताएंगे ऐसी कोई कि भाई माँ बाप की इज़्ज़त किया करो। इमाम हसन और इमाम हुसैन कितनी मौला अली की इज़्ज़त करते थे कि अगर वो आगे चलते हैं तो उनका जो साया होता था उन पर भी पाँव ना आए, इतना पीछे चलते थे अपने बाप के, इतनी उनकी इज़्ज़त करते थे। जब खाना खाते थे तो पहले निवाला खुद नहीं खाते थे, पहले वालिद साहब बोलते थे आप शुरुआत करें। तो उनसे सीखो नौजवानों, और हमारे यहाँ देखो ये, फिर वो आते हैं उस पर, इस मुआशरे पर, उस पर थोड़ी कॉमेडी डालते। तो मैंने भी उनसे यही सवाल पूछा था कि आप ये सर मेंबर पे खड़े होके या एक मजहबी इज्तिमा है उसमें आप लतीफ़े सुना रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, ये क्या है? तो उसने कहा भाई मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि हमारे जितने भी मौलवी साहिबान हैं उन्होंने सिर्फ डराया है लोगों को कि भाई दोज़ख में जाओगे, और ये पुलसराज जो है वो बाल से भी ज़्यादा पतली है और तलवार से ज़्यादा तेज़ है, इतना डराया हुआ है लोगों को। तो मैं इसीलिए थोड़ा कॉमेडी करता हूँ, हल्की फुल्की, या लतीफ़े सुनाता हूँ इस दौर के हिसाब से, ताकि लोगों में कुछ माइंड फ्रेश हों कि भाई अल्लाह के सिफ़ात जो हैं 99 सिफ़ात हैं, उनमें एक है सिर्फ अल कहार, बाकी तो वो रज़ाक है, रहमान है, रहीम है, गफ़ार है, मतलब इतनी उनकी सिफ़ात है। तो अल्लाह तो प्यार करता है बड़ा अपने बंदों से, लेकिन जो गुनाहगार हैं उनको फिर सज़ा मिलेगी। जो गुनाह यहाँ कर रहे हैं, जो अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं कर रहे, जो बीवी की इज़्ज़त नहीं कर रहे। एक उनका सिंधी में था, पीउ छॾे माउ छॾे भेण छॾे भाउ छॾे, जे घर में रहंदी उहो घर छॾे, तुझे कढाई उनखे चंपा, एडो मुर्स माण्हू आहे के सूमरे सां त हथ गंढ। मतलब वो बता रहे थे कि बीवी को क्यों मार रहे हो तुम, उनको क्यों चमाटे मार रहे हो, बीवी को, औरत को तशद्दुद क्यों कर रहे हो? उसने सब कुछ अपना छोड़ दिया, तेरे पीछे आ गई शादी करके, अब तू उसको मार रहा है? इतना तो मुर्स मानो, इतना बहादुर है तो किसी सूमरों के साथ तो करके दिखाए ऐसे, या जिसके साथ, जिसके पास जाता है ना मक्सी के बजाय, बोला किसी मक्सी के साथ तो करके दिखाए ऐसी बात। तो वो मजाक मजाक में एक मैसेज भी देता है। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे फ़ोन किया, मैं नमाज़ पे गया हुआ था, मौलाना असदुल्ला खोड़ो ने, तो मेरी वाइफ ने फ़ोन अटेंड किया, देखा असदुल्ला खोड़ो लिखा हुआ है। मेरे ज़्यादातर फ़ोन वही अटेंड करती है, मैं कहीं बिज़ी होता हूँ। तो मौलाना असदुल्ला खोड़ो ने कहा, लेडीज़ की आवाज़ सुने तो वो थोड़ा घबरा गया। तो सिर्फ उसने ये कहा, सोहराब कौन है छा, सोहराब कहाँ है? उसने कहा वो नमाज़ पे गए हुए हैं। तो उसने भी, मौलाना असदुल्ला खोड़ो कॉमेडी आदमी तो है ना, उसने कहा अच्छा नमाज भी पढ़ता है क्या? तो मेरी बीवी ने कहा जाहिर है उनका काम आपने शुरू कर दिया है, तो आपका काम उन्होंने शुरू कर दिया है। वो गए हुए वाइज करने, आप लतीफ़े सुना रहे, वो मौलाना साहब ने फ़ोन बंद कर दिया। वैसे ये अजीब इत्तेफाक है, क्या है कि मुआशरा कहाँ खड़ा है, जो मौलवी है वो लतीफ़े सुना रहा है, जो आर्टिस्ट है वो बेचारा दरबदर है, जो साफ़ी है कुछ और कर रहा है। सर मुआशरे में ये क्या हो रहा है? तब्दीली ज़रूरी है ना, थोड़ा चेंज हो रहा है। और ज़्यादातर देखिए, अब शायर जितने भी थे वो सिंगर बन गए हैं। जैसे आपने देखा मुख्तलिफ शायर थे, मुमताज़ मौलाई शायर था पहले, वो सिंगर बन गया, सुपर डुपर हिट सिंगर, या जुल्फ़कार मंगी है, या दूसरे हैं जितने भी शायर थे। वही धकड़ो है, वही धकड़ो तो सबसे पहले उसने ही शुरुआत की, उसके बाद फिर सब शुरू हो गए। तो चेंज करते रहते हैं, वो चेंज दे रहे हैं। अब साफ़ ये ज़रा जितने भी उन्होंने अपने चैनल खोले हुए हैं सारे, हामिद मीर जैसे भी आपने देखा, वो उसने भी सोशल मीडिया पे अपना चैनल खोल लिया है। तो चेंजिंग ज़रूरी है ये। अब जैसे हमारे कॉमेडियंस हैं, वो कॉमेडी भी कर रहे हैं, अब वो सिंगर भी बन गए। असगर खोसो का एक गाना हिट हुआ, वो जमा लो, तो अलीगुल मल्ला ने भी सिंगिंग शुरू कर दी, गाँवों ने भी शुरू कर दी। अब मैं या हैदर कादरी अब गाते हैं हम भी, लेकिन जब सुर में गाते हो सब बोलते हैं यार तुम्हारा आवाज़ तो तुम्हारी बहुत ज़बरदस्त है, तुम एल्बम निकालो कोई। मैं उनको कहता हूँ यार मसला ये हम हैं सुरीले, दौर बेसुरों का चल रहा, हम चलेंगे नहीं इसमें। यहाँ जो जितना बेसुरा होकर गाएगा उतना हिट हो रहा है, उतना वायरल। माशूक शर के लिए जो कहते हैं बेसुरा है, वाकई बेसुरा है सर? बेसुरा क्या, वो तो बेगुरा है ना। बेसुरा फिर भी सुर में आ जाता है। अच्छा, लेकिन वो तो गाना तो नहीं गाता ना, वो तो सिर्फ ऐसे ही कॉमेडी भी नहीं कर रहा है। तो कॉमेडी होती है ना कि भाई एक सिंगर ऐसे इस स्टाइल से गाता है, कॉमेडी हो गई। अतउल्लाह न्याज़ी ऐसे गाते हैं, या अमानुल्लाह साहब पैरोडीज़ करते थे मुख्तलिफ सिंगर्स की।
या दूसरे हमारे स्टैंड अप कॉमेडी करते थे, लेकिन वो तो कॉमेडी भी नहीं कर रहा, वो मजाक कर नहीं रहा, वो मजाक उड़ा रहा है। वो गा भी अंग्रेजी में गा रहा है, अंग्रेजी में पता नहीं कौन कौन सी जबान है जो उसको खुद को भी समझ में नहीं आ रही। एक प्रोग्राम में मुझे मिला था, मैंने कहा ये क्या गाना गा रहे हैं, ये क्या है, मतलब समझाओ तो सही। बोला कुरान की कसम मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बस गाता हूँ लोग सुनते। तो सलाम तो उन लोगों के जो उनको पैसे देकर बुलाते हैं। सही कह रहे हैं। तो ये हो रहा है, तो जितना बेसुराव के गा रहा है उसको बुला रहे हैं। जो सुरीले हैं बेचारे, जैसे उस्ताद उमर शरीफ मरहूम जिससे मैंने धागा बंधवाया था शागिर्दी का, वो कहते थे कि यार अब ये अलमिया हो गया है, जो जितने भी हमारे सुरीले फनकार थे वो सारे बीमार पड़े हैं, जो बेसुरे हैं वो हॉस्पिटल बना रहे हैं, वो सुरीले सारे उसमें दाखिल हो रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। उमर शरीफ ने आपको क्या कहा आपकी कॉमेडी जब सुनते थे? सर वो असल में मोइन अख्तर साहब से मुलाकात की हमने 2004 में, अलीगुल में निसार सोलंकी, वाहिद रज़ा गए थे। 2004 में एक अंग्रेज़ी जरीदा था, उसमें मेरा इंटरव्यू छपा था, किसी दोस्त ने हमारी परफॉर्मेंस देखकर लिख दिया था सिंधी मोइन अख्तर। वो कोई उन्होंने मैगज़ीन पढ़ा तो फ़ोन किया KTN ऑफिस, मेरा नंबर लिया, मुझे फ़ोन किया, बोला मोइन बोल रहा हूँ। मैंने कहा कौन मोइन? बोला मोइन अख्तर भाई कौन है? सोहराब बात कर रहे हैं। जी जी। ये सोहराब सुमरो है? जी जी। ये तुम्हारा इंटरव्यू मैंने पढ़ा है एक मैगज़ीन में, द सिंधी मोइन अख्तर, किसी ने मुझे भेजा है। तो कहाँ काम करते हो? मैंने कहा सर सिंधी चैनल पे। बोला अच्छा। मैंने कहा सर हम तो आपको बचपन से आपकी पूजा करते आ रहे हैं, आपको देखते आ रहे हैं। बोला फिर आओ ना मिलने में, कोई मसला नहीं, मुलाकात करते हैं। तो मलिर कैंट फेज़ 2 में उनका घर था, वहाँ मुलाकात करने गए थे 2004 में। तो मैंने उनको कहा सर मैं आपका शागिर्द हूँ, एक किस्म का धागा बंधवाना है आपसे शागिर्दी का। उसने कहा यार मैं खुद अभी सीख रहा हूँ और मैं खुद तुमसे कुछ सीखूंगा। अच्छा। तो मुझे कहा तुम कुछ सुनाओ, कुछ क्या करते हो? मैंने कहा सर पैरोडीज़ करता हूँ। मैंने दिलीप कुमार के सुनाई। मैंने कहा सर आप भी दिलीप कुमार की थी, आपने तो उनके सामने पैरोडी की थी PTV पर, मोहम्मद अली साहब की और दिलीप कुमार साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब। एक प्रोग्राम था PTV का जिसमें दिलीप कुमार साहब आए हुए थे। बिल्कुल सही, मैंने भी देखा। तो मैं भी उनकी सुनाओ, मैंने वो दिलीप कुमार स्टाइल सुना, देखो मेरी बात सुनो, तुम मेरी बात कर रही हो। मैंने कहा यार बहुत ज़बरदस्त कर रहे हो आप तो, और किसी की? मैंने कहा सर और परवेज़ मुशर्रफ करता। अब 2004 में वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, आर्मी चीफ भी थे। तो मैंने कहा सर मुशर्रफ साहब की पैरोडी सुनाओ। तो मोइन अख्तर साहब इधर देखा, नौकर को बुलाया, बोला खिड़कियाँ और दरवाजे बंद करके आओ। उसने कहा क्यों? बोला पे पागल मलिर कैंट में बैठा हुआ है, आर्मी चीफ की पैरोडी कर रहा है, कोई बाहर सुन न ले वो समझेंगे मोइन अख्तर कर रहा है। तो मुझे कहा सुना। फिर मैंने उसको मुशर्रफ स्टाइल में थोड़ी ये बताई, जैसे वो डेगो भाई ओली शिंडू में केयरफुली। उसने कहा ज़बरदस्त, ये जो तुमने वो आवाज़ निकाली ये मैं भी नहीं निकाल सकता। इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े एक्टर लेजेंड मोइन अख्तर साहब, उनका बड़ापन देखे आप। फिर 2000 मेरे ख्याल से उनके 3-4 साल 5-6 साल बाद उमर शरीफ के साथ मैंने जाकर मुलाकात की उनके घर पर, उनसे धागा बंधवाया। तो मैंने उनको कहा सर मुझे धागा बांधे। मोइन साहब को मैंने कहा था, उन्होंने कहा मोइन साहब तो मुझे लाने वाले भी वही हैं। उमर शरीफ ने कहा अच्छा कि मोइन भाई मुझे लाए थे, मैं तो स्टेज ड्रामे करता रहता था, फिर मुझे मोइन अख्तर साहब स्टेज में ले आए, फिर उन्होंने स्टेज छोड़ दिया। बोला तुम अच्छा कर रहे हो, अब मैं TV पर जा रहा हूँ। उमर शरीफ को कहा मैंने साथ धागा बांधे। बोला सिंधी मीडिया के तुम पहले ही शागिर्द हो मेरे, उर्दू में मेरे बहुत हैं, अक्षय कुमार, गोविंदा, ये कपिल शर्मा तुम्हारा, यहाँ पर तो शक्ल सिद्दीकी तुम्हें पता है, रऊफ लाला, ये सारे मेरे ही दरियाफ्त किए हुए। तो सिंधी हिसाब से तुम मेरे पहले शागिर्द हो। फिर धागा मंगवाया, मुझे धागा भी बांधा और मुझे एक नसीहत की कि बेटा नमाज़ पढ़ना नमाज नहीं छोड़नी। तुम जब उसके आगे झुकोगे पूरी दुनिया तुम्हारे पीछे झुकेगी और तुम्हारी ज़बान पर खुद ब खुद डायलॉग्स आते जातेंगे, तुम्हें आमद होती रहेगी और तुम्हारा सिलसिला चलता रहेगा। 2 आर्टिस्टों के लिए उन्होंने मेरे से पूछा, एक कादिर बख्श मिट्टू और लतीफ़ मुन्नू। उमर शरीफ साहब ने कहा यार वो कहाँ है कादिर बख्श मिट्टू? मैंने कहा सर वो कोटड़ी में रहते हैं। अच्छा माशाल्लाह आया था। मैंने कहा जी सर। अच्छा आज भी वही बताते हैं कि चिड़िया ट्यू ट्यू कैसे करती है? मैंने कहा हाँ सर आज भी वही बताते। बोला यार इतना टैलेंटेड आदमी थे। लतीफ़ मुन्नू कहाँ है? मैंने कहा लतीफ़ मुन्नू भी सर लियारी में रहते हैं। यार वो भी बरजस्तगी थी उसमें, क्या कमाल का एक्टर है। चेस चुटो चलता था किसी दौर में, लतीफ़ मुन्नू उसमें होता था। तो उमर शरीफ साहब लतीफ़ मुन्नू और कादिर बख्श मिट्टू के फ़ैन थे। मेरे से सिर्फ उन 2 आर्टिस्टों के लिए पूछा कि वो काम कर रहे हैं अभी? मैंने कहा हाँ सर। फिर मुझे उन्होंने वो दुआ का धागा भी बांधा। मतलब यही है कि उनको मैंने मजाक में कहा कि सर मुझे आप शागिर्द बना ले अपना। बोला क्यों शागिर्द, दूसरे भी काम कर रहे तुम भी करो। मैंने कहा सर हमारे सिंधी में कहते हैं कि बगैर उस्ताद का कुत्ता भी अच्छा नहीं होता तो बड़ा हंसे। बोला अच्छा ये सिंधी में कहावत है? मैंने कहा हाँ सर एक मुहावरा है कि बगैर उस्ताद के उस्ताद कोई ना कोई करना चाहिए ताकि कहीं बता सकें कि हम इनके शागिर्द हैं, उनको देख कर सीखा है हमने सब चीज़। वैसे तो देखते रहते हैं सबको, जैसे अमानुल्लाह साहब इतने बड़े कॉमेडियन, उनका गैस का बिल आ गया कोई उस दौर में 50,000 रुपये। तो वो जाके स्विगेज ऑफिस चले गए, उनको कहा भाई वो वड्डा अफसर कौन है थे? मुझे उन्होंने मिला
सर क्या मसला है हमें बता, नहीं नहीं मुझे उनसे मिला, एक बात पूछनी है उनसे। बोला चलो, जीएम के पास बिठा दिया उनको। अमरलाल साहब ने उनको कहा कि सर एक गल पूछनी थी। बोले क्या? ये पूछनी थी कि दोजख नू लाइन जो है वो मेरे कार विचों जाती है। बोला क्यों? बोला 50,000 रुपये गैस का बिल। वो इतना हंसा, उसने कहा और अपने पियोन को बुलाया, बोला ये 50,000 उसने खुद निकाले। बोला ये बिल पे करके, उसने सर पे तो मैं कर दूंगा, वो मसला नहीं, ये पूछना था सिर्फ कि दोजख जो लाइन जो जा रही है गैस की वो मेरे घर से पाइप जा रहा है, कितना बिल आ रहा है। बोला सर लीकेज होगा कहीं से, मसला होगा, वो मसला हल करवाते हैं आपका बेटे। वो जीएम भी इतना हंसा वो, तो मतलब ये बर्जस्तगी थी ऐसी, ये आमद होती है कुदरती। एक दफ़ा वो कोई डांसर थी लाहौर की, ऐसे बैठे होते हैं आर्टिस्ट, तो उन्होंने बिजली का बिल दिखाया। अमानुल्लाह साहब ए वेखो इन्ना जुल्म। बोला की होया? बोला बिजली का बिल आया है 40,000। ओए 40,000 बिजली का बिल, ये तो बड़ा जुल्म है। हाँ जी अमानुल्लाह भाई जान, वो तो यार साढ़े नाल बड़ा जुल्म है। मैं वही तो वेख रहा हाँ, ਤੁਹਾਡਾ तो काम ही हनेरे आंदा है। बिजली का बिल कैसे आ गया? तुम्हारा काम ही अंधेरों का है। ये बड़े जुमले थे उनके क्लासिकल। सौरभ भाई आप दिल तो नहीं कर रहा हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत ममनून है, मशकूर है हम आपके कि आपने हमें बहुत माजी की किस्से कहानियाँ सुनाई। आपने वो चीज़ें सुनाई जो शायद हम मेरे व्यूअर से पहले कहीं किसी और ने आपसे ना पूछे हों, और आपने बता दिया। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। व्यूअर्स, आज आपने हमारे गेस्ट सोराब सुमरो साहब जो ज़बरदस्त कॉमेडियन हैं, एक आर्टिस्ट हैं, पुराने आर्टिस्ट हैं, आपने उनकी बातें सुनी होगी, उन्होंने आप पैरोडी उन्होंने की वो सुनी होगी, उन्होंने जो जदोजहद की इस लाइन में, इस फील्ड में, वो पूरी आपने सुनी होगी। और नौकरी के लिए सिंध के वज़रा के पीछे कैसे भागता रहा है, बड़े बड़े वज़रा के उन्होंने नाम लिए, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के नाम लिए, तो वो इनको कैसे टालते रहे हैं, कैसे इनको आसरा देते रहे हैं। इन्होंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन पर भी अपने ज़ाती मुशाहिदा तजुर्बात के वाक़यात शेयर किए, और साथ में इन्होंने एक ख्वाहिश का भी इज़हार किया कि उसकी ख्वाहिश है कि आसिफ जरदारी साहब या उनकी बहन फरियाल तालपुर साहिबा या बिलावल साहब अगर मिल जाएँ तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश है, मैं उनसे मुलाकात करना चाह रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 3 साहिबों को ज़रूर ये हमारा पैगाम पहुँचेगा। सोराब सुमरो साहब की ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी करेंगे। उन्हें कुछ दे ना दे, लेकिन उनकी बात ज़रूर सुननी चाहिए उनको। और आप तमाम दोस्तों को ये प्रोग्राम कैसा लगा, उसके लिए अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, कमेंट्स सेक्शन में कमेंट दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, एक और प्रोग्राम में दोबारा होंगे हाज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।